हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हम अपने पिछले वीडियोस में क्वेश्चन आंसर की सीरीज अपने स्टार्ट कर रखी थी, उसी कड़ी में दोस्तों आज अपने कुछ बुक्स की सीरीज स्टार्ट करी है। मतलब अब मैं आपको बुक वाइज टॉपिक पर आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज अपने सबसे पहले GFR ली है, जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 बुक्स। इसके दोस्तों टोटल 4 चैप्टर जो हैं अपने एस पार्ट 1 में हैं। एस पार्ट 1 में दोस्तों 4 चैप्टर हैं। पेपर 1 जो है मैनेजमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर चैप्टर 1, 2 और 3 है, और पेपर 2 के अंदर दोस्तों चैप्टर 4 है। तो अपने को ये 4 चैप्टर ही पढ़ने हैं एस पार्ट 1 पास करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों चैप्टर्स के नाम देख लेते हैं अपने। चैप्टर 1 नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 2 है जनरल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अंदर दोस्तों अपने 3 भाग पढ़ेंगे। जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट ऑफ मनी। दूसरा है दोस्तों डिफाल्केशन एंड लॉसेस। तीसरा है दोस्तों सबमिशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इन्फॉर्मेशन। और दोस्तों चैप्टर नंबर 3 है बजट फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। और नंबर 4 है दोस्तों गवर्नमेंट अकाउंट्स। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों चैप्टर 1 नंबर 1 पढ़ेंगे अपने। दोस्तों चैप्टर नंबर 1 है जो मेनली इंट्रोडक्शन के बारे में है कि GFR है क्या, कहाँ यूज़ आता है। तो ये दिया उसमें GFR are a compilation of rules and orders of the government of India to be followed by all while dealing with matters involving public finances। दोस्तों GFR है क्या, GFR कहाँ पे यूज़ होती है। दोस्तों GFR एक कंपाइलेशन ऑफ रूल्स और ऑर्डर्स है। मतलब इसके अंदर बहुत सारे रूल्स और ऑर्डर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो फॉलो करने पड़ते हैं सभी डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्री को, जब वो डील कर रही होती है पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड। मतलब पब्लिक का पैसा कहाँ खर्च करना है, उसके बारे में जो है सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं GFR में दिए गए हैं, और वो सभी मिनिस्ट्रीज़ को फॉलो करने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ को फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, GFR जो है दोस्तों एक सेंट्रली सभी डिपार्टमेंट्स के लिए एक बुक बनाई गई है, रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं। उसी के बेस पे दोस्तों इंडिविजुअल डिपार्टमेंट जो है, ईच मिनिस्ट्री जो है वो अपने अलग से उन्होंने इसको एक्सट्रैक्ट करके अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड उसमें नियम बनाए हैं। तो MOD ने FR पार्ट 1 पार्ट 2 इसमें बना लिया GFR से। ठीक है दोस्तों, तो अपने लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया FR पार्ट 1 पार्ट 2, इसको अपने अलग से डिस्कस करेंगे जब इसकी चर्चा कर रहे होंगे। तो मतलब GFR से ये दोनों निकली है बुक्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बहुत सारे टॉपिक इनमें कॉमन मिलेंगे आपको। ठीक है, सेकंड चलते हैं। रूल नंबर 2 में दोस्तों डेफिनेशंस दी हुई हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स ऑफिसर कौन होता है दोस्तों। अकाउंट्स ऑफिसर मीन्स द हेड ऑफ एन ऑफिस ऑफ अकाउंट्स और द हेड ऑफ अ पे एंड अकाउंट्स ऑफिस। मतलब किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी ऑफिस का हेड जो होगा उसको अकाउंट्स ऑफिसर बोलेंगे दोस्तों। इसी के अंदर कुछ दी हुई है जैसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। दोस्तों जैसे कोई भी चीज़ सेंक्शन करने के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल जो कॉम्पिटेंट है उस काम के लिए, जैसे मेरे को CL सेंक्शन करवानी है तो WO की कितनी पावर है, मान लो 4 CL सेंक्शन कर सकता है वन टाइम में, तो वो मेरे लिए क्या है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर और डेफिनेशन दी हुई है, जैसे CAG की डेफिनेशन दी है। ठीक है, इसके अंदर फंड्स बताए गए हैं, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड और अपने पब्लिक अकाउंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत सारी आपको डेफिनेशंस दी गई है जो इतनी ज़्यादा नॉर्मल डेफिनेशन मुझे लगी, तो मैंने इसको नॉर्मली आप उसको रीड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों रूल नंबर 4 जो है इसके अंदर मुझे इंपॉर्टेंट लगा, ये क्या है, डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। ऑल डिपार्टमेंट रेगुलेशंस जिसमें फाइनेंस से रिलेटेड ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन हो, या वो किसी भी प्रकार से फाइनेंस से रिलेटेड हो, मस्ट बी मेड बाय और विद द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दोस्तों कोई भी डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस है जिसके अंदर फाइनेंशियल बेयरिंग है, ठीक है, डिपार्टमेंट के कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है जिसके अंदर पैसे का मामला है, ठीक है, तो वो रूल्स जो रेगुलेशंस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाएगा। ठीक है, रूल नंबर 4 यही लिखा हुआ है रूल नंबर 4 में। ठीक है, आगे दोस्तों रूल नंबर 5 जो है रिमूवल ऑफ डाउट्स। वेयर अ डाउट अराइजेस एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दीज रूल्स मैटर रेफर टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर डिसीजन। दोस्तों अगर कोई भी डाउट अराइज होता है कोई भी रूल के इंटरप्रिटेशन से लेकर, ठीक है, तो वो सारे जो मैटर हैं वो किसको जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रेफर किए जाएंगे। रूल नंबर 5 में ये लिखा गया, बहुत ईजी है, बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, तो रूल नंबर 6 क्या है, मॉडिफिकेशंस। जो सिस्टम या प्रोसीजर बना है इन रूल्स से, इनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस समय समय पर इशू करती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो नियम फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको इशू भी करेगी समय समय पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। द सिस्टम एंड प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश्ड बाय दीज रूल्स मे बी मॉडिफाइड बाय एनी अदर अथॉरिटी ओनली विद द एक्सप्रेस अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दोस्तों जो ये सिस्टम और प्रोसीजर्स बने हैं पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड, इनको रेगुलेट करने से रिलेटेड, वो दोस्तों उनमें मॉडिफिकेशन जो है कोई भी अगर अथॉरिटी करेगी तो उसको कन्फ्रेंस लेनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। ठीक है दोस्तों, आपकी दुविधा मैं समझ सकता हूँ, अभी दूर कर देता हूँ। इन रूल नंबर 4, 5 और 6 की मैंने समरी बनाई है। ठीक है, तो इजी लैंग्वेज अपने को समझते हैं, एज ए इसको शॉर्ट समझ लो आप। देखो रूल एंड रेगुलेशन बनाएगी कौन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। रूल एंड रेगुलेशंस को डाउट रिमूव कौन करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। रूल एंड रेगुलेशन को मॉडिफाई कौन करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
ठीक है, तो आपको ऊपर वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये 3 लाइन पढ़ सकते हो। रूल और रेगुलेशन बनाएगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रूल एंड रेगुलेशन में जो डाउट आएंगे उसको रिमूव करेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रूल और रेगुलेशंस को मॉडिफाई करने की बात आएगी तो कौन करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, तो अपने चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। दोस्तों चैप्टर नंबर 2 का नाम देख लीजिए पहले, जनरल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर पहला टॉपिक अपने पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट ऑफ मनी। मतलब कोई भी पैसा है, पैसे का एक्सपेंडिचर और उसके पेमेंट से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स हैं वो अपने को इसके अंदर दिए गए हैं कि मतलब पैसा आपको खर्च कैसे करना है। इसमें दोस्तों रूल नंबर 21 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम से कम 50 बार ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में। 1997 से लेकर 2022 अभी तक चल रहा है, कम से कम 50 बार पूछा है और हर एक पेपर में आता है ये। ठीक है, इसमें एमसीक्यू भी आपसे पूछ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले विद बुक था तो उसमें भी ये पूछा जाता था। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये पढ़ते हैं, ये क्या स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रिएटी, मतलब पैसे को आपको कैसे खर्च करना है उसके कुछ स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, कुछ मानदंड दिए गए हैं। तो रूल नंबर 21 में दोस्तों पहला पॉइंट क्या है, एवरी ऑफिसर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज द सेम विजिलेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम पब्लिक मनीज एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ हिज ऑन मनी। दोस्तों एवरी ऑफिसर जो है, जैसे वो अपना पैसा खर्च करता है, उसको गवर्नमेंट का जो पैसा खर्च हो रहा है उस पर उसको वॉच रखनी है, वो वैसी ही विजिलेंस, वैसी ही सतर्कता रखेगा जैसे वो अपना पैसा खर्च करते टाइम रखता है। ठीक है दोस्तों, पब्लिक मनी जो है उसका एक्सपेंडिचर होगा तो उसको वैसे ही विजिलेंस रखनी है ऑफिसर को। ठीक है, जैसे एक कोई साधारण बुद्धिमत्ता का आदमी अपना पैसा खर्च करता है, एक्सपेंडिचर करता है, एक्सपेंडिचर ऑफ हिज ओन मनी। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा है दोस्तों, द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड्स। दोस्तों ये लाइन आती सबको है पर इसका मीनिंग बहुत कम लोगों को पता होता है। रट सब ने रखी है, हिंदी वाले कैसे पढ़ेंगे, व्यय प्रथम दृष्टया अवसर की मांग से अधिक नहीं होना चाहिए। ये लाइन 90% लोगों को पता है, लेकिन इसका जो इंटरप्रिटेशन है एक्चुअली में वो क्या है वो उनको नहीं पता होता, वो मैं आपको बता रहा हूँ। द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जितना किसी चीज़ पे पैसा खर्च होना चाहिए, जितनी उसकी डिमांड है खर्च होने पे, मिनिमम जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करना है हमें, वो डायरेक्ट लॉस टू द गवर्नमेंट है। ठीक है, समझ में आई। मतलब मेरे को कंप्यूटर खरीदना है, मान लो 20,000 में मैं अच्छे से अच्छा कंप्यूटर खरीद सकता हूँ, तो 20,000 1 रुपया मुझे नहीं लगाना है, वो 1 रुपया जो है वो गवर्नमेंट को लॉस है। ठीक है, आगे चलते हैं 3 नंबर पॉइंट पे। नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज इट्स पावर्स ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर टू पास एन ऑर्डर विच विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इट्स ऑन एडवांटेज। दोस्तों कोई भी अथॉरिटी जो है अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करेगी या ऐसी कोई एक्सपेंडिचर को सैंक्शन नहीं करेगी जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका खुद का फ़ायदा हो रहा है या उनके किसी जानकार का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी में तीसरा पॉइंट है। समझ में आया। पहला पॉइंट क्या था कि भी अपना पैसा मान के खर्च करना है। दूसरा क्या था, जितना पैसा खर्च हो रहा है उससे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना आपको, ओकेजन की जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा खर्च नहीं करना है। तीसरा क्या है दोस्तों, खुद का या किसी अपने साथ वालों का किसी का फ़ायदा उसमें नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई काम नहीं करना है। आगे दोस्तों चौथा पॉइंट है, एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक मनी शुड नॉट बी इनकर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और अ सेक्शन ऑफ पीपल। ये कह रहा है कि मतलब एक्सपेंडिचर जो है पब्लिक मनी का शुड नॉट बी इनकर्ड फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, मतलब सेम थर्ड की तरह ही है, मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन या कोई सेक्शन ऑफ पीपल को उसका फायदा नहीं होना चाहिए। इसमें दोस्तों जैसे कोई नियम होता है, इंग्लिश में अपने पढ़ते हैं कि कोई नियम है उसके नीचे कुछ उसके एक्सेप्शन दिए होते हैं या कुछ उसके सपोर्ट में कुछ तर्क दिए होते हैं कि मतलब वहाँ पर वो चीज़ लागू नहीं हो रही। ठीक है, तो इंग्लिश की तरह ही हमारी हर एक बुक में कुछ एक्सेप्शन दिया हो कि मतलब ये ऐसी चीज़ होगी, फिर उसके जस्ट नीचे एक अपवाद दिया हो कि हाँ ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा। तो इसके अंदर 2 केस हैं कि अगर ये दोनों चीज़ें होती है तो वैसा मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन को फ़ायदा दिया है, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी रूल नंबर 21 ऑफ द FR पार्ट 1 GFR 2017 हैज़ नॉट बीन ओवर रूल्ड। अगर ये 2 चीज़ें करते हैं, मतलब रूल 21 जो है वो ओवर रूल नहीं हो रहा है, मतलब वो फॉलो हो रहा है। ठीक है, ए क्लेम फॉर द अमाउंट कुड बी एनफोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब किसी कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो किसी को क्लेम पास करना है, ठीक है, तो वो उसके अंदर नहीं आएगा, मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन को फायदा नहीं है, वो तो ऑथराइज है एक प्रकार से। ठीक है, कॉमन सेंस से भी अपने समझ सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, द एक्सपेंडिचर इज इन परसुएंस ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसी और कस्टम। कोई भी पॉलिसी या कोई भी कस्टम है, ठीक है, रीति है, अगर उसके बेस पे उसके बिहाफ पे अपना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो वो भी इसके अंदर नहीं आएगा, मतलब वो भी रूल का ब्रीच नहीं हुआ है उसके अंदर। ठीक है, वो रूल फॉलो हुआ है, रूल नंबर 21। तो दोस्तों इतने सारे राम कहानी पढ़ ली, अब मतलब इसका अर्थ क्या निकलता है, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, अपने को तो MCQ से मतलब है ना। तो दोस्तों 1 MCQ आ सकता है, ऑड 1 आउट। तीन लाइनें जो है इनमें से आपको दे देंगे और चौथी लाइन आपको अलग दे देंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, चारों आपको याद रखने। और दोस्तों एक MCQ इसका रूल पोजीशन से भी पूछा जा सकता है। अभी जो CG ने जो लेटर डाला था अभी MCQ का, मतलब जो मॉडल पेपर डाला था उसके अंदर भी अथॉरिटी से रिलेटेड मतलब रूल नंबर पूछे गए थे, 2-3 सवाल थे। तो इसमें रूल नंबर 21 आपको याद रखना है, 1 MCQ रूल नंबर में भी असली मतलब रूल नंबर 21 स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। ठीक है, रूल नंबर 22 पे चलते हैं दोस्तों, एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक फंड्स
बिना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सैंक्शन का एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। इजी सी बात है, कोई भी पब्लिक फंड का एक्सपेंडिचर करना है तो अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की सैंक्शन उसमें चाहिए। ठीक है। रूल नंबर 23 देखते हैं, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर। दोस्तों गवर्नमेंट क्या है, काम को स्मूथली चलाने के लिए और सारा भार गवर्नमेंट पे नहीं पड़े उसके लिए वो अपनी पावर्स को जो है डेलीगेट कर देती है। वो अपने कौन सी बुक में पढ़ते हैं, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, DFPDS जिसको बोलते हैं, अपने डिपार्टमेंट सिलेक्शन डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स डिफेंस सर्विसेज। ठीक है। वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है, जैसे भी 2021 में उसका अपडेट आया था। तो ये लिखा उसमें, तो पावर रिलेटेड टू फाइनेंस गवर्नमेंट ने सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी को नहीं दी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। मतलब 90% पावर उसने दे दी, मान लो सब डेलीगेट कर दी, लेकिन 10% पावर, ऐसी पावर्स जो फाइनेंस से रिलेटेड है, गवर्नमेंट ने सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी की नहीं दी, तो किसकी सैंक्शन चाहिए अपने को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की सैंक्शन चाहिए, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने अगले वीडियो में।